नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित महाकौथिक नोएडा 2025 का भव्य आयोजन हुआ और इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के निरंतर प्रयास कर रही है। पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित महाकौथिक नोएडा 2025 के अवसर पर यहां उपस्थित महाकौथिक की संस्थापक जो प्रत्येक वर्ष इस महाकौथिक के संयोजन का प्रमुख दायित्व निभाती हैं, श्रीमती कल्पना चौहान जी, चेयरमैन महाकौथिक आदित्य गढ़ियाल जी, अध्यक्ष महाकौथिक नोएडा 2025 श्री हरीश असवाल जी, श्री राजेंद्र सिंह चौहान जी, प्रसिद्ध संगीतकार एवं संयोजक हमारे मित्र डॉक्टर कपिल त्यागी जी, प्रस्तुति देने वाले राकेश खनवाल जी, विवेक नौटियाल जी, दीपा नगरकोटी जी और पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था के सभी पदाधिकारीगण और इस महाकौथिक का आयोजन और संयोजन करने वाले सभी पर्वतीय समाज के हमारे एवं अन्य समाज के सभी हमारे महानुभाव और इस महाकौथिक के अवसर पर आए हुए बड़ी संख्या में आए हुए सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो महाकौथिक के अवसर पर पर्वतीय सांस्कृतिक संस्था द्वारा आयोजित इस विशाल विराट महाकौथिक में आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय कि मुझे पिछली बार भी, पिछले वर्ष भी आप सबके बीच में इस महाकौथिक में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था और इस वर्ष भी आप सबके बीच में आने का यहां पर शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोग अपने राज्य से दूर रहकर भी जिस प्रकार से उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सजोने का काम कर रहे हैं, वास्तव में उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और यहां मंच पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं नोएडा में नहीं हूं, बल्कि मुझे लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूं। और यदि ये कहा जाए कि आप सभी सही मायने में उत्तराखंड के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये महाकौथिक पिछले 15 वर्षों से निरंतर उत्तराखंड की लोक कला, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक विरासत, पहाड़ी उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का एक सशक्त मंच प्रदान करता है। अभी जिस प्रकार से एक पूरा जो उन्होंने स्मृति चिन्ह मुझे भेंट किया, उसमें बता रहे थे बद्री गाय भी है, बद्री गाय का घी भी है, उसमें तमाम प्रकार के हमारे जो मिलेट्स हैं वो भी हैं, अनेक प्रकार के ऐसे हमारे तमाम होने वाले उत्पादों को भी एक बेहतरीन मंच देने का काम इस महाकौथिक के अवसर पर होता है। और इस प्रकार के आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को, लोक कला को और लोक संगीत को उनके संरक्षण में और संवर्धन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आकर यहां रहने वाले सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को भी एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। एक जगह पर सबका उत्सव, सबका महाकौथिक, सबको एकत्र करने का काम करते हैं।
ऐसे आयोजनों से, जहां एक और हम अपनी लोक कलाओं को, लोक पारंपरिक वेशभूषा को, हस्तशिल्प और हमारे सभी जो कारीगर हैं, जो लंबे समय से एक विरासत को सजोने का और संवारने का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सभी का एक अनूठा संगम यहां पर देखने को मिलता है। वहीं जागर, बेड़ा, मांगल, खुदेड़ और छोपाटी जैसे पारंपरिक गीतों के साथ साथ छोलिया, पांडव तथा झोड़ा छपेली जैसे लोक कलाओं के माध्यम से, लोक नृत्यों के माध्यम से हमारी समृद्ध संस्कृति के विभिन्न रूप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। लोगों की समस्याएं सुनी और हर समस्या के प्रभावी निराकरण का भरोसा दिलाया। साथ ही समस्याएं समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही पर अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के पास बने एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और इस मौके पर गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब डबल इंजन की सरकार होती है, विरासत और विकास की सोच की सरकार आती है, तो विकास भी तीव्र गति से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये विकास ही परिवर्तन का कारक बनता है। आज से 8 साल पहले तक गोरखपुर के लोग विकास के लिए तरसते थे। बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। के साथ एक नया ब्रिज भी आपको आवागमन के लिए उपलब्ध हुआ है। इसके लिए गोरखपुर महानगर वासियों को यहां से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और नेपाल जाने वाले उन सभी नागरिकों को जो इसका बेहतर उपयोग करेंगे, इसकी मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ₹137 करोड़ की लागत से यह नया ब्रिज अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है, जिसको उत्तर प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन ने बनाकर के तैयार किया है। आप अनुमान करिए, गोरखपुर महानगर से जुड़े हुए, गोरखपुर जनपद से जुड़े हुए लोग इस बात का एहसास कराते होंगे कि जब डबल इंजन की सरकार होती है, विरासत और विकास की सोच की सरकार आती है, तो विकास भी उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये विकास ही परिवर्तन का कारक बनता है। ये आम जनमानस की धारणा को भी बदलता है। आज से 8 वर्ष पहले का गोरखपुर क्या था? बीमारी थी, गंदगी थी, अराजकता थी, माफियागिरी थी। बिजली के लिए, विकास के लिए लोग तरसते थे। बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। गोरखपुर के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नाम पर जब यहां का कोई व्यक्ति, यहां का नौजवान, यहां का नागरिक, यहां का व्यापारी जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, लोग हे दृष्टि से देखते थे। पहचान का संकट था। और डबल इंजन की स्पीड से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परिवर्तन क्या होता है, यह परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में करके दिखाया है। और यह तभी हो पाया है जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हुआ है।
आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई पहचान दी है, एक नई पहचान, एक नया भारत, जिसे हर नागरिक गर्व से कहता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक मजबूत भारत। दुनिया में उसकी अपनी एक धमक है, अपनी पहचान है। आज दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं दबा सकता। आज भारत जो कहेगा, दुनिया उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर होती है। ये नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। क्या विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्टों, क्या सड़क की कनेक्टिविटी, क्या रेल की कनेक्टिविटी, क्या एयर की कनेक्टिविटी, इन सब के साथ साथ जनता की सुविधा को ध्यान में रख करके भी नए तरीके से विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम तो अच्छे ढंग से आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ अब सरकार ने इस दौरान विकास के कार्यों को भी आगे बढ़ाया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया। हर गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत हो, हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, हर गरीब को उपचार की सुविधा प्राप्त हो, हर गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा हो, हर एक नागरिक को बिना भेदभाव के बिजली की सुविधा उपलब्ध हो। ये तब हो पाया जब डबल इंजन की सरकार ने सामूहिक प्रयास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर अपनी एक नई आभा के साथ अपने आप को एक नई पहचान दे रहा है। विकास और विरासत का बेहतरीन केंद्र बना है। आप दूर मत जाइए, गोरखपुर महानगर के अंदर ही देखिए, जहां घंटों जाम लगा रहता था, आज वहां पे 4 लेन की सड़कें हैं, आवागमन स्मूथ हो गया है। जिस दूरी को 1 घंटे दूरी तय करने में लगते थे, अब मात्र 10 से 15 मिनट में आप उस दूरी को तय कर ले रहे हैं। कोई सोचता था गोरखपुर नगर में ऐसे होगा? पिछली सरकारों ने फर्टिलाइजर कारखाना बंद करवा दिया था। आज फर्टिलाइजर कारखाना चल रहा है। जब रात्रि को उसकी लाइट जगमगाती है तो एक नया गोरखपुर दिखाई देता है। नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नया उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी जगमगाता हुआ दिखाई देता है। एयरपोर्ट से आप चलते हैं तो एम्स आपका स्वागत करता है। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक स्वास्थ्य की सुविधाओं के एक नए केंद्र के रूप में बीआरडी मेडिकल कॉलेज, समाजवादी पार्टी ने एक बार उसको बेचने का प्रयास किया था, हम लोगों ने विरोध किया था। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के लोगों के उपचार का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है। रामगढ़ ताल, जिस पर सपा के मुखिया के द्वारा आपके सांसद के ट्वीट पर आपत्ति की गई थी और उन्होंने बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी, क्योंकि उनके समय में रामगढ़ ताल में अपराध होते थे, गंदगी डाली जाती थी। आज रामगढ़ ताल गोरखपुर के लिए एक बेहतरीन वहां पर पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। आज क्या नहीं है गोरखपुर में? हर ओर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सफाई है, जल जमाव से मुक्ति है, माफिया और मच्छर से मुक्ति है, बीमारी से मुक्ति है, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का भी समाधान कर दिया गया है और हर व्यक्ति को जरूरत के हिसाब से उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और अब आप देख रहे होंगे हावड़ बंदा, माधवपुर बंदा पर भी एक मार्ग बन रहा है।
बरगदवा से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए मोदीपुर तक भी 4 लेन की कनेक्टिविटी से बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। मेडिकल कॉलेज वाला मार्ग 4 लेन का हो गया है। गोरखपुर ग्रामीण की भी और गोरखपुर जनपद के अंदर भी अलग अलग सुविधाएं। गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए पहले केवल अयोध्या, बस्ती अयोध्या होते हुए मार्ग था। अब लिंक एक्सप्रेसवे ने एक नया विकल्प भी दे दिया है। वाराणसी का मार्ग पहले केवल 1 लेन का और फिर 2 लेन का था, अब 4 लेन से 6 लेन का हो गया है। कितना बेहतरीन कनेक्टिविटी, यानी जिसको दूरी करने में 6 से 8 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 से 3 घंटे में गोरखपुर से आप वाराणसी जा सकते हैं। 3 से 3.5 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं। यानी गोरखपुर से कहीं भी आप जाएं, आपको सुविधा प्राप्त हो जाएगी। भाई कभी हो सकता है रवि किशन अपने घर में ही आपको बुलाएं तो आपको जाने में देर ना लगे, हो सकता है भोजन में बुला ही दें, तो 10 मिनट में आप उनके घर पहुंच सकते हैं। अगर कभी बुला लें धोखे से तो उनके घर में भोजन में आप जा सकते हैं आराम से। अब जाम नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर को मत जाना, 1 जनवरी को ही मत जाना, उस दिन बहुत भीड़ भाड़ रहेगी वहां। उस दिन आप परिवार के साथ घूमने के लिए जाएं अलग विषय है, लेकिन उनके घर उस दिन मत जाना, बहुत भीड़ हो जाएगी। लेकिन ये इसलिए हो पाया है, आसान इसलिए हो पाया है क्योंकि सरकार की नीयत साफ थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर हर महानगर के विकास को इसी प्रकार से आगे बढ़ाया गया है। आप अयोध्या जाइए, पहली अयोध्या क्या थी? एकदम जर्जर थी, वीरान थी। आज नई अयोध्या भगवान राम के समय की अयोध्या, त्रेता युग की अयोध्या का एहसास कराती है। आप काशी में जाइए, गौरव से कह सकते हैं काशी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों की काशी है। भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। प्रयागराज त्रिवेणी के रूप में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के साथ ही प्रयागराज हम सबको आकर्षित करती है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 66 करोड़ श्रद्धालु। दुनिया के अंदर इतनी आबादी केवल 2 देशों के पास है, या तो भारत के पास या चीन के पास। बाकी दुनिया के पास किसी देश के पास इतनी आबादी नहीं जितने हमारे महाकुंभ प्रयागराज में केवल आए थे। जो भी गया उत्तर प्रदेश का गुणगान करके गया। ये सब होता है प्रयास करने से। ये जो सम्मान आपको मिलता है इसलिए मिलता है क्योंकि प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया है। उन्होंने चर्चित कप सिरप मामले को लेकर सपा को घेरा और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सिरप मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया है उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी के साथ सामने आए हैं। राज्य स्तर की एसआईटी मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। शीतकालीन सत्र में प्रतिभाग करने के लिए आ रहे सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज से 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र में माननीय सदस्यों को सदन में अपने मुद्दों को उठाने, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने, विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने और विभिन्न विभागों में जो नई मद हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए भी यह शीतकालीन सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर
राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चर्चा और वंदे मातरम गीत के रचयिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सामने होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को भारत के संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त होने का नोटिफिकेशन एक ही तिथि इस महत्वपूर्ण इवेंट के लिए है और उत्तर प्रदेश की विधान मंडल में इस पे चर्चा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। कल सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने सभी दलीय नेताओं से इस बारे में अनुरोध किया है कि सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सकारात्मक रुख है और सभी दलों का हमें विधानसभा सत्र को संचालित करने के लिए उनके सहयोग की भी अपेक्षा है। देश का सबसे बड़ा विधानमंडल सुचारू रूप से संचालित हो और ये अब तक लगातार एक सही दिशा में आगे बढ़ा है, क्योंकि लोकतंत्र से जुड़े हुए पवित्र स्थल जब चर्चा पर चर्चा का विषय बनते हैं तो जन विश्वास पर जनप्रतिनिधि खरा उतरता है। हमारी इच्छा थी कि सत्र अधिक दिन चले, लेकिन माननीय जनप्रतिनिधिगण ज्यादातर वर्तमान में मतदाता सूची की जो विशेष पुनरीक्षण की कार्रवाई चल रही है इस कार्यक्रमों में लगे हैं और यह लोकतंत्र की शुचिता, पारदर्शिता और प्रभावी होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। तो विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में अनुरोध भी किया था कि आवश्यक विधायी कार्य और सप्लीमेंट्री डिमांड्स के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अन्य कार्यों को लेने के बाद वंदे मातरम पर चर्चा परिचर्चा के उपरांत अगर इसे हमें आगे के कार्य के लिए एसआईआर की इस कार्रवाई को जो भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में चल रही है इसके लिए समय मिल जाता, तो इसलिए इसे आज से 24 दिसंबर तक विधानमंडल की इस कार्रवाई का हमने सत्र रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सत्र उत्तर प्रदेश विधानमंडल के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सत्र साबित होगा। है कि कोविड का मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, हर प्लेटफॉर्म पर आरोप लगा रही है, सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई? देखिए, कोडेन फास्फेट यह एनडीपीएस के अंतर्गत आने वाला एक औषधि है जिसका निर्माण कोडीन युक्त कफ सिरप यानी गंभीर खांसी के लिए कफ सिरप बनाने के लिए उपयोग होता है, लेकिन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा इसे केवल उन्हीं औषधियों के निर्माण के लिए आवंटित किया जाता है। इसके लिए उसका कोटा, उसका आवंटन, ये सभी सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा तय होते हैं। इस मामले इसकी यह कफ सिरप
तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस, जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।